फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट की सीरीज। हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि आपके यूपी में जो अभी वैकेंसी आपकी आने वाली है सुपर टेट की, उसको लेकर ही हमने पूरा कंटेंट तैयार करेंगे और डेली आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान और साथ ही पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं को शामिल किया जाएगा। उसमें आपके 2018 और 19 का जो प्रश्न पत्र है वो भी हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, तो सुपर तरीके के आपके पूरा जो कंटेंट रहेगा, हम चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपको एक बेहतर तैयारी देंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और पूरा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। बाल मनोविज्ञान में हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब जो आपका टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान में, वो है आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो बालकों का जो विकास होता है तो वो कौन से कारक होते हैं जो उनके जो विकास को प्रभावित करते हैं, उससे संबंध पूरा लेकर हम चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी अवस्थाएं भी हम कराएंगे, जैसे कि शैशवावस्था हो गई, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सभी अवस्थाओं से संबंध भी हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आती होंगी। अगर कोई भी राय अगर आपको हमें देनी हो या कोई भी सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसमें हमारा है कि जो वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका वुडवर्ड का है। ठीक है, अर्थात वे सभी गुण जो बालक को अपने माता पिता या वंश परंपरा से जन्मजात प्राप्त होते हैं वे वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो सकता है कि वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि वंशानुक्रम के अंतर्गत वे सभी गुण आते हैं जो एक बच्चे को अपने माता पिता या अपने जो उसकी जो वंश परंपरा है उससे प्राप्त होते हैं, वो सभी आते हैं। वंशानुक्रम के नियम क्या है? तो समानता का नियम है और भिन्नता का नियम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपका प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम, संयोग का नियम, बीज कोश में निरंतरता का नियम और मेंडल का नियम। तो ये सारे जो नियम हैं वो आपके वंशानुक्रम में आते हैं। आगे नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन रहेगी, और आपको हम बता दें कि जो एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन पूछता है वो हूबहू आपकी से पूछता है और हूबहू आपको आंसर देना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ घुमा फिरा के आपको करना है, इसलिए आपको डेफिनेशन तो आपको हूबहू ही याद करनी होंगी। जैसे कि ये डगलस की आपके अनुसार है कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। तो ये कथन जो है वो आपका डगलस के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन आपका जेम्स ड्रग ने दिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है कि प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये जो आपका सिद्धांत आता है, ये आपका जो सिद्धांत है वो प्रत्यागमन के सिद्धांत पर आधारित होता है। कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे बहुत बेकार निकल जाते हैं। माँ बाप उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके और उच्च कोटि के पदों पर आधारित हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं या किसी सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो आवारागर्दी करते हैं, ऐसे बच्चे खराब निकल जाते हैं। और कहीं आपने देखा होगा कि जैसे माँ बाप हैं वो मजदूरी कर रहे हैं और बाप जो है, पिताजी जो हैं वो उनकी रिक्शा चलाते हैं या सब्जियां बेचते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो IAS AAS बाप के बन के तैयार हो गए। तो ये कैसा सिद्धांत होता है? तो ये आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये किसने कहा है? तो VN झा ने
कहा है कि जो वंशानुक्रम होता है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ठीक है, आगे है कि वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। तो जो वातावरण का जो सबसे अधिक जो महत्व है वो व्यक्तिगत निर्माण से है। किससे है? व्यक्तिगत निर्माण से है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है कि रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं। तो जो रूसो के जो शिक्षक संबंधी जो विचार हैं वो किस पुस्तक से मिलते हैं? तो एमिल से मिलते हैं। उसमें क्या है, जो एमिल जो है वो उसमें जो पुस्तक में उन्होंने जिस व्यक्ति जो करेक्टर है वो आपका एमिल है। ठीक है, फिर है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी जॉन डेवी की पुस्तक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद है कि एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है। तो एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? कि वह विषय वस्तु का समुचित ज्ञान हो, यानी कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसे समुचित ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बुक उठाई और पढ़ाने चले आए। इंग्लिश का टीचर है और हिंदी पढ़ाने चले आए, या फिर आपका साइंस का टीचर है और वो हिंदी पढ़ाने आ जाए, कला पढ़ाने आ जाए, तो ऐसा नहीं। मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसे उस वस्तु का, उसे उस विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बंध जाता है। ये किसका कथन है? तो रूसो कहते हैं कि जो मनुष्य है, मानव है, वो स्वतंत्र पैदा तो होता है लेकिन उसके बाद वह सारी चारों ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि एक संतान में माता पिता के आंतरिक पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है, बच्चे में जो उसके माता पिता के जो गुण आते हैं या वो 50-50 यानी कि 1/2 आते हैं। वहीं अगर आपके दादा दादी के जो गुण होते हैं वो 25% यानी कि 1/4 आते हैं। और जो परदादा यानी कि दादा दादी के भी परदादा, तो वो जो होते हैं वो आपके परदादाओं के जो 1/8 भाग आता है, और उनसे भी ऊपर अगर जाते हैं तो 1/16 हो जाता है। 1/16 का आधा करेंगे तो 1/32 हो जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, फिर आता है कि वंशानुगत रोग। तो वंशानुगत रोग क्या होते हैं? तो जो आपके वर्णांधता है और हीमोफीलिया है। वर्णांधता यानी कि रंगों में भेदभाव न हो पाना, और ये जो हीमोफीलिया है इसके जो इस तरीके के जो रोग हैं ये आपके वंशानुक्रम होते हैं, यानी कि आपके माँ बाप से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। वही है कि लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाना किसके अंतर्गत आता है? तो वो भी आपके वर्ण अंधता के अंतर्गत आता है। ठीक है, मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद न होना कहलाता है हीमोफीलिया। अगर आपकी बॉडी में आपको हीमोफीलिया से आप ग्रस्त हैं तो क्या अगर आपको हल्की सी भी चोट आएगी तो आपका जो ब्लड जो बहता है, खून बहने लगता है, वो बंद नहीं होगा। अगर आप में इस तरीके की कोई कमी नहीं है तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में ही आपका खून जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि मनुष्य, ये तो हो गया कि वंशानुक्रम की इकाई है। तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन है। जीन जो होते हैं उन्हीं के द्वारा हमें वंशानुक्रम, जो भी लक्षण होते हैं, जो भी विशेषताएं होती हैं वो हमें जीन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक, तो विकासवादी सिद्धांत का जो समर्थक है वो लेमार्क ने किया है। ठीक है, फिर आता है कि वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल, जॉन मेंडल हैं। यानी नॉर्मली आप मेंडल याद रखिएगा कि जो वंशानुगत सिद्धांत के जो जनक है वो मेंडल है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर किया था? तो उन्होंने मटर के पौधे पर पूरा प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद है कि कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जो आनुवांशिकता का जो कारक है ये आपके बाल विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिशु की औपचारिकता संस्था है। तो शिशु की जो औपचारिकता सिद्धांत संस्था है वो आपकी विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। औपचारिक रूप से जो बच्चे को शिक्षा प्राप्त होती है वो विद्यालय से ही प्राप्त होती है, और जो बच्चे को जो घर से, अपने आस पड़ोस से, माता पिता से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो अनौपचारिक रूप से आती है। ठीक है, फिर है कि अच्छे नैतिक चरित्र का जो विकास संभव है वो कैसे है? तो शिक्षा के द्वारा ही है। जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो उन्हें हर चीज़ सिखाई जाती है, क्या सही है क्या गलत है। तो जो नैतिक चरित्र का जो विकास संभव होता है वो भी आपकी शिक्षा के द्वारा ही होता है। और फिर कौन सी क्षमता गुण वंशानुक्रम जनित है? तो जो बुद्धि होती है, बुद्धि की जो क्षमता है वो गुण वंशानुक्रम जनित होता है। ठीक है, आगे है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो घर का। अगर घर का माहौल अच्छा है, बच्चे को घर पे, जैसे कि घर पे सभी लोग पढ़ने वाले हों या फिर जॉब वाले हों, तो बच्चे को भी उस चीज़ का उस पर प्रभाव पड़ता है। वहीं काफ़ी घरों में लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ होता है तो वहाँ के बच्चे क्या होते हैं? बच्चे बहुत ही ज़्यादा कुंठित टाइप के हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों के सामने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि उन पर बुरा असर पड़े। ठीक है, तो कहाँ से होता है? घर से होता है। फिर है कि वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। तो व्यक्तित्व निर्माण
का सबसे अधिक महत्व है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। फिर आता है कि भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की जो भाषा होती है, जो बच्चा बोलता है, कैसे बोलता है, सभ्य तरीके से बोलता है या गाली गलौज करके बोलता है, तो उसके जो भाषा विकास का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो भी घर से होता है। ठीक है, फिर आता है कि वर्ण अंध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वही है कि पाइसम सेटावाइम वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपका उद्यान मटर का नाम है, पाइसम सेटावाइम। और जो मटर पर प्रयोग किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। इसी के साथ है कि वंशानुगत गुण हैं, तो वंशानुगत जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं, तो 50% पिता से और 50% माँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि वर्णांत व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहा जाता है, तो ये आपका प्रोटीन दोष होता है। कैसा दोष होता है, प्रोटीन दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्णांत व्यक्ति नहीं बन सकता है, तो वो एक अच्छा कलाकार नहीं बन सकता है। जिसमें इस चीज़ की कमी होती है वो अच्छा कलाकार नहीं बन पाता है, क्योंकि वो हरे और लाल और हरे रंग में अंतर ही नहीं कर पाएगा। फिर है कि व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, तो वो आपके वंशानुक्रम के द्वारा होता है। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है, तो बीज रूप प्राप्त जो होता है वो अरस्तु के कथन ने कहा है। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था, तो 1866 में मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या होते हैं, तो पैतृक होते हैं, यानी कि जीन होते हैं। जो वंशानुगत जो वंश परंपरा के जो मुख्य वाहक हैं वो आपके पैतृक होते हैं। इसके बाद है कि रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का जो स्वस्थ विकास जो हो सकता है वो अच्छे और स्वच्छ वातावरण में ही हो सकता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो आगे है आपका कि मेंडल के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो मेंडल का नियम के जो प्रतिपादक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूण में आपके 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, फिर है कि आंखों व त्वचा का रंग होता है, तो आंखों व त्वचा का जो रंग होता है वो फोनोटाइप होता है। कैसा होता है, फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, तो XY होते हैं और मादा क्रोमोसोम XX होते हैं। ठीक है, वंशानुगतता का जो निर्धारण होता है वो जीन के द्वारा होता है। ठीक, आगे रहेगा कि निषेचित अंडा कहलाता है, तो जो निषेचित अंडा होता है वो भ्रूण कहलाता है। ठीक है, और जो भ्रूण जो होता है वो आपकी मादा में होता है। शुक्राणु आपके किस में होते हैं, तो नर में होते हैं। फिर है कि जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो जन्म से जो पूर्व होते हैं वो आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें अंडा, शुक्राणु, भ्रूण, ये इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। फिर है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका आपकी शुक्राणु होती है। फिर है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी ओवम या अंडा होता है। भ्रूण काल कहलाता है, तो जो 2 से 8 सप्ताह के मध्य जो होता है, 2 से 8 सप्ताह के मध्य वो आपका भ्रूण काल कहलाता है। कौन सा, भ्रूण काल। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि लड़का या लड़की होना कौन निर्धारित करता है, तो ये नर के शुक्राणु करते हैं, यानी कि नर के शुक्राणु ये निर्धारित करते हैं कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी। और काफ़ी जगहों पर ये ऐसी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं कि औरत है कि वो लेडीज़ जो है कोई भी कि वो लड़के को पैदा नहीं कर सकती है, या उसकी लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो इस तरीके की काफ़ी अफवाहें उड़ती हैं कि ये औरत सही नहीं है, इसमें ये दोष है, वो दोष है। पर सही जो अर्थ में, अगर वैज्ञानिक अर्थ में जाते हैं, तो जो दोष सारा होता है लड़का या लड़की होने का वो एक नर का ही होता है, एक नर शुक्राणु का होता है, यानी कि आदमी का दोष होता है, ना कि औरत का। ठीक है, फिर है कि वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक मेंडल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे है कि वंशक्रम संबंधी जो नियम है, तो वो नियम कौन से हैं, तो वो आपके समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है और प्रत्यागमन का नियम है। ठीक है, आगे रहेगा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये किसने कहा है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो मनुष्य की अंतर्निहित जो पूर्णताएं होती हैं उसको अभिव्यक्त करना एक शिक्षा है। ठीक है, फिर है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। तो ये कथन किसका है, ये आपका सुकरात का कथन है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और ये कथन आपका अरस्तु का है। और ये
क्वेश्चन काफ़ी बार आपका एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये कहाँ पर उल्लेख है? तो ये आपके यजुर्वेद में कहा गया है कि विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। फिर है कि शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो शिक्षा आपका नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति, तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। फिर है कि किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो ये जेम्स ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो आपका चेतना का विज्ञान है। इसके बाद है कि विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है? तो मनोविश्लेषण के जो प्रतिपादक हैं वो आपके फ्राइड हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिधि है वो 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। इसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के भी 3 क्षेत्र हैं। एक अधिगमकर्ता, अधिगम और अधिगम दिशाएं। ठीक है, यानी कि अधिगमकर्ता तो शिक्षार्थी हो गया आपका, अधिगम आपका पाठ्यक्रम हो गया, और अधिगम दिशाएं कौन देता है? तो शिक्षक देता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो मनोविज्ञान में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है वो आपकी निरीक्षण विधि होती है। ठीक है, फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यानी कि जो मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है वो एक अध्यापक को क्यों करना चाहिए? तो वो उसे इसलिए करना चाहिए ताकि वो जब वो अपना शिक्षण अपनी क्लास में पढ़ा रहा हो तो उस पढ़ाने वाला जो कार्य है, शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से प्रभावशाली बना सके। ठीक है, इसके बाद है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। वही है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो एक शिक्षा की दृष्टि से बालक की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। कैसी? मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। तो कैसे? ये कथन किसका है? तो ये आपका स्किनर का है। ठीक है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान। अभी जो वर्तमान में आपका चल रहा है वो आपका है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान आपका विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है तो दूसरों का अध्ययन। जब हम निरीक्षण करते हैं तो क्या करते हैं? हम दूसरों का अध्ययन करते हैं कि वो कैसे सीख रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? तो व्यवहार है। हम मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है कि पद्धति शब्द का अर्थ है। तो पद्धति यानी कि पद्धति उस मार्ग से इसका तात्पर्य है कि जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? तो केंद्र इसका बालक होता है। ठीक है, और जो शिक्षक होता है वो इसको सहायक के रूप में या सुगमकर्ता के रूप में होता है। ठीक है, आगे है कि शिक्षा का उच्च स्तर उठाने के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा का जो उच्च स्तर है उठाने के लिए जो आवश्यक है वो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो आगे आएगा कि वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति था। ठीक है, और यजुर्वेद में तो कहा ही है कि जो शिक्षा है वो अमृत की प्राप्ति है। ठीक है, फिर है कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार से होता था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने डीएलएड या बीएड किया होगा तो आपने ये सारा पढ़ा होगा। तो बस आपको रिकॉल ही करना है एक तरीके से कि समावर्तन के समक्ष संस्कार आता है, तो समावर्तन के समक्ष आपका उपसंपदा आता है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा को मक्तब कहा जाता है। इसी के साथ है कि इस समय शिक्षा संविधान की किस सूची में आती है? तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, यानी कि इस पर जो प्रावधान होते हैं, जो नियम कानून बनते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है। फिर है कि शिक्षा में सर्वाधिक जटिल समस्या तो प्राथमिक शिक्षा में आती है। एक तरीके से जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बच्चे की नींव का कार्य करती है। अगर नींव ही खराब होगी तो वो आगे का कैसे पढ़ेगा? इसीलिए जो प्राथमिक कक्षा होती है वो बहुत ही जटिल होती हैं। बच्चों को समझाना, उन्हें हर चीज़ बताना बहुत कठिन होता है एक तरीके से। फिर है कि वर्तमान समय में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन समय में स्कूल क्या होते थे? तो गुरुकुल होते थे। नर्सरी स्कूल के प्रारंभ करता थे तो फ्रॉवेल थे। फ्रॉवेल ने ही नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया था। 3R क्या है? तो 3R है आपका रीड, राइट और गणित, यानी कि पढ़ना, लिखना और गणित। ठीक है,
आगे है कि नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया था। तो जो नवोदय विद्यालय का जो गठन है वो 75% ग्रामीण और 25% शहरी मेधावी छात्रों के लिए किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आपके 2 शिक्षक और 2 कमरों का प्रावधान है। ठीक है, आगे आता है, तो आगे है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ये आपका प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधा से संबंधित है। डाइट का गठन किसके लिए किया गया था, तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए डाइट का गठन किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है आपका कि बच्चों का सही मूल्यांकन होता है, तो बच्चों का जो सही मूल्यांकन है वो एक तरीके से उनके आकलन पर ही निर्धारित होता है, शिक्षक के द्वारा होता है। ठीक है, फिर है कि मूल्यांकन का सर्वोच्च रूप क्या है, तो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है वो उसका सर्वोच्च रूप है। प्रश्न पत्र का सही रूप, तो पहले आसान होने चाहिए, उसके बाद कठिन प्रश्न होने चाहिए, ये इसका सही रूप होता है। ठीक है, फिर है कि मापन होता है, तो मापन आपका मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन के पक्ष, तो मूल्यांकन के आपके 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो जो शिक्षक दिवस है वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपकी अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके, तो जो आपकी अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो आपकी जन्म के बाद जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी कितनी हैं, 5 अवस्थाएं दी गई हैं। 5 अवस्थाओं में कौन कौन सी हैं, तो गर्भाधान अवस्था होती है जो कि 6 आपके 9 माह से 10 दिन तक होती है। फिर है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक के शैक्षिक दृष्टि से बात करें तो बाल विकास की 3 भागों में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ये सारी अवस्थाएं कराएंगे, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे फुल डिटेल, फुल आपको समझाते हुए, एकदम शरीर और सटीक समझाते हुए हम आपको बताएंगे। आई होप आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंटों में बता सकते हैं और हमें अपनी राय भी दे सकते हैं, और हमें अपना सपोर्ट और प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।